Good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग पिछली क्लास में रदरफोर्ड मॉडल सीख गए थे। रदरफोर्ड मॉडल का आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। पिछले क्लास से आगे अब बढ़ते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा। तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E। तो हम जेड में E से गुना कर लेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है जो न्यूक्लियस है। और एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है। तो ये एक ऑर्बिट बना लिए और इसका रेडियस हम मान लिए कि ये रेडियस मेरा R है। ठीक है, तो आप पढ़े थे कि रदरफोर्ड ने माना कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन में है तो अलोंग द सर्किल चलने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कूलॉम के अट्रैक्शन के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे टुवार्ड द सेंटर ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कूलॉम के अट्रैक्शन से मिल रहा है, और यही इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो हम इलेक्ट्रिकल फोर्स और निकाल लें और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv²/r होता है उसके बराबर कर लें तो काम हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम मान ले रहे हैं कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो आप ये फिगर समझ गए। अब इसके हिसाब से हम लोग डेरिवेशन करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा और फिर उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स आप कूलॉम्स लॉ से पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 यहाँ पे है न्यूक्लियस का चार्ज Jd और इससे r दूरी पे इलेक्ट्रॉन है। तो एक चार्ज Q1 हो गया Jd और Q2 हो गया E। तो Jd इंटू E तो Jd² हो जाएगा और बीच का सेपरेशन है R, तो R² हो गया। तो कूलॉम्स लॉ से हम दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स निकाल लिए। ये मेरा इलेक्ट्रिकल फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और आप पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू mv²/r होता है। ठीक है, तो अब यही इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर दें। तो 1/4πε0 Jd²/r² ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और इधर mv²/r, इन दोनों को इक्वल कर दें। r से एक r को कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 1/4πε0 Jd²/r और इधर हो गया mv²। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो 4πε0 r में गुना होगा mv² से और डिवाइड हो जाएगा Jd² से। ठीक है, तो r का वैल्यू निकालना है तो r का वैल्यू हो जाएगा Jd²/4πε0 mv²। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। ओके, तो इससे हमें ऑर्बिट का रेडियस पता चल गया। तो इससे ये पता चल रहा है जैसे जैसे हम वेलोसिटी चेंज करेंगे, ये v से रिलेटेड है, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो रेडियस भी बदलता चलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्लियर क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट रेडियस आर पॉसिबल। यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई भी रेडियस संभव है। हम थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज कर देंगे, रेडियस बदल जाएगा। तो अगर हम एक न्यूक्लियस बना लें Jd और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी तो रेडियस भी बदलता चलेगा। वेलोसिटी बदलेगा तो रेडियस भी बदलेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, यहाँ इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल है। हम अनगिनत रेडियस इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बाद में रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक भी बनेगा जब बोर्स मॉडल में हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे कि इनफाइनाइट रेडियस संभव नहीं है, एक डेफिनिट दूरी पे ही ऑर्बिट संभव है। तो अभी हम लोग उसको डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझें कि इनके इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल है। हम वेलोसिटी चेंज करेंगे तो रेडियस भी बदल जाएगा। ओके, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के हम टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के का वैल्यू अब क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ mv² में आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऑलरेडी आप पहले से वैल्यू निकाले हैं mv² का, देखिए ऊपर के इक्वेशन को, तो mv² का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ से mv² का वैल्यू यहाँ से पता है, ये कितना है 1/4πε0 Ze²/r, और यहाँ हमें हाफ mv² चाहिए 1/2, तो इसका आधा कर लें। तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो Ze²/8πε0r हो जाएगा। ठीक है, Ze² ऊपर है ही, और 1/4π का हाफ किए तो 1/8 हो गया, तो 1/8ε0r। नाउ दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 अगर r दूरी से सेपरेटेड होता है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को यूज करें तो यहाँ पहला चार्ज आपका Jd है और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो गुना करेंगे तो -Jd² हो जाएगा, तो माइनस साइन आ गया 1/4πε0 और Q1 Q2 -Jd²/r। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाल चुके हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा। तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी E का वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। ओके, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप निकालिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू आपका E का वैल्यू K+U होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप निकाले हैं Ze²/8πε0r, और इसमें जोड़ना है -1/4πε0 Ze²/r। तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो हमें आ जाएगा -Zd²/8πε0r। अब ये टोटल एनर्जी है। तो अब ये टोटल एनर्जी आ रहा है निगेटिव। ठीक है, यहाँ माइनस साइन आ रहा है। ये निगेटिव एनर्जी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस से। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए टोटल एनर्जी हमारा निगेटिव है। तो E का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे -Zd²/8πε0r। तो ये रदरफोर्ड से हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक टर्म को देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब देखिए यहाँ हमने क्या किया था, तो अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड कराया था और ये न्यूक्लियस से टकरा के वापस भी लौटा था। ठीक है, तो यहाँ जो अल्फा पार्टिकल है इसके बारे में आप जानते हैं कि इस पे कितना चार्ज है। तो ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है He++। हीलियम से हम जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो जो उसका न्यूक्लियस बचता है वही अल्फा पार्टिकल है। तो इस पे +2 यूनिट चार्ज है, तो हम +2 ही लिख लिए, इतना इस पे चार्ज हो गया। और इसको इसका मास m मान लिए और इसको हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए।
v वेलोसिटी से गया, तो आपको पता है 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा के लौट आता है। तो अब देखिए कि न्यूक्लियस है Zi, ठीक है। अब इस Zi से ये कितनी दूरी तक, ये जो अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो आगे बढ़ेगा तो एक लेवल आएगा तो इसका रिपल्सन उसको रोक देगा एक खास लेवल पे जाके, और उसके बाद ये वापस लौटना शुरू होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई पार्टिकल है m मास का, इसको हम v वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर अट्रैक्शन लगता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन mg फोर्स लगता है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे स्लो होके एक खास लेवल पे रेस्ट में आ जाएगा। इस समय वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद ये लौटना शुरू कर देगा। ये तो हम लोग जानते हैं फ्री फॉल के स्टडी में, ऊपर फेंकेंगे एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसके बाद ये लौटना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ है, हम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को इधर फेंक रहे हैं और न्यूक्लियस का रिपल्सन ठीक इसके उल्टे दिशा में है, ये न्यूक्लियस इसको ढकेलेगा। तो ठीक सेम सिचुएशन यहाँ है, ऊपर फेंक रहे हैं तो अर्थ खींच रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी अल्फा पार्टिकल के चलने के अपोजिट दिशा में फोर्स लग रहा है, तो एक लिमिट पे जाके ये रुकेगा, रेस्ट में आएगा और रेस्ट में आने के बाद लौटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन कर सकते हैं कि आप अब न्यूक्लियस के कितना करीब पहुंचे, ठीक है, कितना नजदीक जाके आप लौटे हैं, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट approach, distance of closest approach. So the minimum distance from the nucleus up to which alpha particle can approach is called the distance of closest approach. इसको हम लोग R0 से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे क्या होगा, तो इस डिस्टेंस पे जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ भी देखते हैं कि अगर आप v वेलोसिटी से भेज रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एनर्जी है 12 mv², और जब ये h हाइट ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये रेस्ट में आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। तो दिस काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो सेम फंडामेंटल कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे कि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है k, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा He++, तो अब यहाँ पे दो चार्ज हो गया, एक Zi हो गया और एक अल्फा पार्टिकल का +2e हो गया। ये कितनी दूरी पे सेपरेटेड है, तो R0 पे सेपरेटेड है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही दो चार्ज बॉडी अगर R दूरी से सेपरेटेड है तो उनके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इस पे बैठाइए आप, तो 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट आ गया, और पहला चार्ज है Zi, तो Zi हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2e, तो Zi इंटू 2e, और बीच का सेपरेशन है R0, तो R0 से आप डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो Zi इंटू 2e/R0 ये आपके k का वैल्यू हो गया, ओके। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस अप्रोच के फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब आप R0 का वैल्यू निकालिए, यही R0 आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो R0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R0 को आप ऊपर ले आइए यहाँ और इस k को नीचे ले आइए R0 के जगह पे, तो आ जाएगा, ऊपर आ गया 2Ze², 2Ze²/4πε0 है ही, उसके जगह पे k आ गया, ठीक है। तो R0 का वैल्यू आ गया 2Ze²/4πε0 इंटू k। अब इसको हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, k जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 12 mv² लिख सकते हैं।
तो 2ZE² 4πε0 इंटू हाफ mv²। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया ZE² और नीचे बच गया πε0 mv²। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग इसको ऊपर 4 से गुना कर लें, 4ZE² 4πε0। चूँकि ये 1/4πε0 अगर कांस्टेंट रहेगा तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 9 × 10⁹ डाल सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो हम अपना ये फॉर्म याद रखेंगे, ZE² πε0 mv²। तो नाउ दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म सीखते हैं, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किस रूप में, तो आप कॉलेजन में इस टर्म को सीखे भी होंगे। देखिए, यहाँ हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज है Ze। ठीक है, और न्यूक्लियस से के सेंटर से एक लाइन को हम इमेजिन कर लें कि सेंटर से ये लाइन गुजर रहा है। अब अल्फा पार्टिकल जो है, ये अल्फा पार्टिकल हम इमेजिन किए और इसको इस दिशा में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर इस दिशा में ये फ्लो किया। अब जो न्यूक्लियस के सेंटर से होके जाने वाला लाइन और जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का नाम हम लोग देते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे हम देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसी डिस्टेंस पे ये डिसाइड होगा कि ये अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से स्कैटर्ड होगा। ये जितना दूर रहेगा इम्पैक्ट पैरामीटर, उतना वो सीधा निकलता जाएगा, और जितने करीब से आप इसको गुजारिएगा, बी अब कम गया यहाँ, जितने करीब से गुजारेंगे उतना स्कैटरिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर देते हैं और इसको हमेशा बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी का जो वैल्यू है वो कितना आता है, तो बी का वैल्यू आप अभी तो क्लास 12th में आपको नहीं सीखना है, बी का वैल्यू हम लोग हायर क्लास में निकालते हैं। तो बी का जो वैल्यू है वो ZE² cot θ/2 4πε0 हाफ mv²। ये अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये थीटा क्या है, तो जितने एंगल से आप स्कैटर्ड हो रहे हैं वो है। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि बी जो है वो cot θ/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2। तो अगर बी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाएगा, और बी का वैल्यू अगर छोटा होगा तो लार्ज स्कैटरिंग आपका संभव हो पाएगा। तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट पैरामीटर समझ गए। चलिए, अब हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो उनसे है सो एनर्जी का आपका रेडिएशन शुरू होगा। ये कंटिन्यूअसली एक्सीलेटेड है। आप पढ़े होंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो टुवार्ड द सेंटर एक एक्सीलेशन लगता है, उसका नाम हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन देते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, तो ये एक्सीलेटेड मोशन में है। ये पहली बात हो गई। अब मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज करें, तो मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आप पढ़े हैं कि जो भी एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल होता है उससे एनर्जी का रेडिएशन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता रहता है। तो अब इस थ्योरी को यहाँ लगाएं तो इलेक्ट्रॉन एक तो चार्ज पार्टिकल और दूसरा सर्कुलर मोशन में है तो एक्सीलेटेड पार्टिकल। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का रेडिएशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को रेडिएट करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये इसका पाथ धीरे धीरे स्पाइरल होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे ये फॉल हो जाएगा। इसलिए मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये एक तरह का अनस्टेबल मॉडल है। इससे हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि एटम मेरा स्टेबल कैसे होगा। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या आया कि उस समय रदरफोर्ड के मॉडल के समय हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको पता था। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते होंगे कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पार करवाते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। ठीक है, वायलेट से लेके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूटता है। तो ये सातों कलर का एक अपना वेवलेंथ है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। ये कलर का डिफरेंस वेवलेंथ के कारण है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। हर एलिमेंट का हम स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन को अगर हम एक्साइट करें, उससे जो रेडिएशन निकले उसको हम प्रिज्म से पार करवाएं तो उसमें जो अलग अलग वेवलेंथ होगा वो सारा सेपरेट हो जाएगा। जैसे व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग वेवलेंथ था, तो वो सातों कलर में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहीं से हम स्पेक्ट्रम हर चीज का समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन से जो रेडिएशन निकला उसको, उसमें किस किस वेवलेंथ का लाइट है सो मौजूद है, रेडिएशन मौजूद है। ये स्पेक्ट्रम का मीनिंग है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब आपको एक एक लाइन मिलेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। एक लाइन मिला तो इस वेवलेंथ के बाद इस वेवलेंथ के बीच में सर्टेन गैप है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो आपको हर वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके हिसाब से आप देखें कि कंटिन्यूअस है सो रेडियस भी पॉसिबल है। तो कंटिन्यूअस रेडियस पॉसिबल है तो जो एनर्जी का रेडिएशन भी होगा वो भी मेरा कंटिन्यूअस रेडिएशन होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिला वो एक लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में मिला। एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, इस बीच में गैप था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो ये इनका सेकेंड ड्रॉबैक हो गया कि रदरफोर्ड मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो इस तरह से आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को ठीक से समझ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम इनके ड्रॉबैक को दूर करेंगे बोर्स मॉडल का स्टडी करके। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।